दोस्तों, सोचो जरा, रात का समय है, हाथ में फोन है और सोशल मीडिया स्क्रॉल हो रहा है और दिख रहा है कि आसपास के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी को वो ड्रीम जॉब मिल गई, किसी की रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट लग रही है, जैसे कोई फिल्म हो। हाँ, कोई दुनिया घूम रहा है, कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है और आप एक इंसान शायद उसी कमरे में उसी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और तब दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्यों? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही अकेला और भारी कर देने वाला सवाल है। और सच तो ये है कि ये सवाल लगभग हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है, वैक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ, वो इसी गहरे सवाल को संबोधित करते हैं। अच्छा। किताब का तर्क है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, ये शब्द सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक या शायद कुछ लोगों के लिए अमूर्त लग सकता है। हाँ, लग सकता है। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन साफ है, ये समझना कि वाइब या वाइब्रेशन असल में है क्या और कैसे हमारी आंतरिक ऊर्जा हमारी बाहरी हकीकत को आकार देती है। तो चलिए इस वाइब्रेशन के नियम के फंडे को पकड़ते हैं। हाँ, इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो ये टेबल हो, हमारे विचार हो या हमारी भावनाएं, एक खास फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा के रूप में वाइब्रेट कर रही है। ओके। अब यहाँ पर दिलचस्प बात शुरू होती है। किताब के अनुसार हर विचार और हर भावना जो हमारे अंदर चलती है, वो ब्रह्मांड में एक संकेत की तरह भेजी जाती है। अच्छा। और ब्रह्मांड उसी आवृत्ति, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? हाँ, इसे इस तरह देखिए। अगर कोई लगातार सोचता है मैं अनलकी हूँ, तो वो एक कम आवृत्ति का संकेत भेज रहा है। नतीजा, उसे ऐसी ही परिस्थितियां मिलेंगी जो इस विश्वास को और पक्का करें, शायद बस छूट जाएगी या एक जरूरी ईमेल स्पैम में चला जाएगा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक तरह का ऑर्डर है जो हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं। तो इसका उल्टा भी सच होगा? बिल्कुल। अगर कोई सोचे मैं केपेबल हूँ, तो क्या होता है? जब कोई ये सोचना शुरू करता है मैं केपेबल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो वो एक उच्च आवृत्ति का संकेत भेज रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ही पल उसके दरवाजे पर कोई नौकरी का ऑफर आ जाए। हाँ, ये कोई जादू नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी ऊर्जा बदल रही है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेगा। शायद वो उस नौकरी के लिए आवेदन करने की हिम्मत जुटा पाएगा जिसके लिए वो पहले डर रहा था। मतलब वो अवसर देखने लगेगा। हाँ, वो अवसरों को देखने लगेगा जहां पहले उसे सिर्फ रुकावटें दिखती थी। तो ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। आपकी आंतरिक ऊर्जा आपकी बाहरी क्रियाओं को दिशा देती है और वो क्रियाएं आपकी हकीकत को बदलती हैं। और इसी ऊर्जा को बदलने की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, जहां हम अक्सर सबसे ज्यादा चूक जाते हैं, सेल्फ लव। वैक्स किंग की एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, सेल्फ लव इज नॉट लक्जरी, इट्स सर्वाइवल। यानी आत्मप्रेम कोई विलासिता नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक बुनियादी जरूरत है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी, क्योंकि अगर हम सोचें तो दिन में सबसे ज्यादा बातचीत हम खुद से ही करते हैं, अपने मन के अंदर। और यही आंतरिक बातचीत हमारी वाइब्रेशन का मीटर है। चलिए दो परिदृश्यों की कल्पना करते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। ठीक है। सीन 1, एक व्यक्ति की आंतरिक आवाज उसे लगातार नीचा दिखाती है। तू अच्छा नहीं दिखता, तेरे पास कुछ खास नहीं है, तू दूसरों से कम है। इस आवाज को सुनते हुए उसका शरीर कैसा महसूस करेगा? कंधे झुके हुए, ऊर्जा कम, आत्मविश्वास जमीन पर। और सीन 2? सीन 2, एक दूसरे व्यक्ति की आंतरिक आवाज उसे प्रोत्साहित करती है। हाँ, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। आज एक छोटी सी गलती हुई, कोई बात नहीं, कल मैं इसे बेहतर करूंगा। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, किसकी ऊर्जा ज्यादा ऊंची होगी? कौन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होगा? जाहिर है सीन 2 वाला व्यक्ति। सेल्फ लव का असली मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना, ये विश्वास करना कि आप बेहतर के हकदार हैं, और फिर उस बेहतर संस्करण के लिए छोटे छोटे ठोस कदम उठाना। तो यही वो नींव है जिस पर एक हाई वाइब्रेशन वाली जिंदगी बनती है। सही। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? कई बार लोग सोचते तो अच्छा है, पर नतीजे नहीं मिलते। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या सिर्फ अच्छा सोचने और खुद से अच्छी बातें करने से सच में बाहरी दुनिया बदल जाती है? इस बारे में किताब क्या कहती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये हमें हमारे अगले बिंदु पर लाता है, विचार, फ्रीक्वेंसी, परिणाम। ओके। किताब ये नहीं कहती कि आप सोफे पर बैठकर सोचें मुझे $1 मिलियन चाहिए और वो मिल जाएंगे। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
इसे समझने के लिए हम अपने विचारों को एक अदृश्य वाईफाई सिग्नल की तरह सोच सकते हैं। यह सिग्नल हमारे अवचेतन मन से लगातार ब्रह्मांड में प्रसारित हो रहा है। और अगर ये सिग्नल लगातार मैं काफी नहीं हूं का है तो आपका अवचेतन मन उन सभी सबूतों को खोजेगा जो इस बात को सच साबित करें। यह एक तरह का कंफर्मेशन बायस है। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। 2 छात्र हैं, दोनों को एक ही मुश्किल परीक्षा देनी है। पहले छात्र की डिफॉल्ट सोच है, मैं हमेशा से औसत रहा हूं, शायद इस बार भी नहीं होगा। दूसरा छात्र सोचता है, मैंने मेहनत की है, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। अब देखिए, ये सोच उनके एक्शन को कैसे प्रभावित करती है। बिल्कुल। पहला छात्र कम ऊर्जा से पढ़ता है, बार बार फोन देखता है और मुश्किल टॉपिक आने पर जल्दी हार मान लेता है। दूसरा छात्र शक के बावजूद किताब खोलता है, अतिरिक्त समय देता है और मदद मांगने से नहीं हिचकिचाता। तो परीक्षा का परिणाम किसका बेहतर होने की संभावना है? जाहिर है, ये सिर्फ सोच नहीं है, ये सोच से पैदा हुई ऊर्जा है जो हमारे कार्यों को चलाती है। आपकी जिंदगी रैंडम नहीं है, ये आपके प्रमुख विचारों का नतीजा है। मैं समझ गई। तो ये एक चक्र है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है, भावनाएं हमारी ऊर्जा या वाइब्रेशन को, और वो ऊर्जा हमारे एक्शन को। सही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कुछ बाहरी कारक, खासकर लोग, उसे नीचे खींच लेते हैं। हाँ। यहाँ पर एनर्जी ड्रेन या कहें तो टॉक्सिक लोगों की भूमिका आती है। बिल्कुल। हमारे स्रोत उन्हें एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। ये वे लोग होते हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, दूसरों के सपनों और विचारों का मजाक उड़ाते हैं और हर बातचीत में गपशप या नकारात्मकता घोल देते हैं। हाँ, शायद हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं जिनसे मिलने के बाद उत्साहित महसूस करने के बजाय थका हुआ और भारी महसूस होता है। सही। वेक्स किंग का एक बहुत सीधा और सच्चा कथन है, आप अपनी कंपनी की औसत बन जाते हैं। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी मुश्किल लगती है। अगर वो एनर्जी वैम्पायर कोई करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य हो तो क्या करें? क्या हमें उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। किताब ये नहीं कहती कि आप सबसे रिश्ते तोड़ दें, ये सीमाएं तय करने की बात करती है। सीमाएं? हाँ, 2 तरह के सामाजिक दायरों के बीच का अंतर समझना यहाँ जरूरी है। एक दायरा वो है जो विकास, कृतज्ञता और सीखने की ऊर्जा से भरा है, जहाँ लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, और दूसरा दायरा वो है जो ईर्ष्या, गपशप और डर की ऊर्जा से भरा है। वहाँ लोग एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। तो अगर कोई करीबी व्यक्ति नकारात्मक है तो आप उनसे मिलने का समय सीमित कर सकते हैं, आप बातचीत के विषय को बदल सकते हैं, आप मानसिक रूप से यह तय कर सकते हैं कि आप उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अपनी ऊर्जा को बचाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसंरक्षण है। और ये बात मुझे वापस उस शुरुआती व्यक्ति पर ले जाती है जो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। शायद एनर्जी ड्रेन सिर्फ असल जिंदगी के लोगों से नहीं बल्कि ऑनलाइन देखी जाने वाली उन परफेक्ट जिंदगी से भी होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा मॉडर्न एनर्जी ड्रेन है जो लगातार अपर्याप्तता की भावना पैदा करता है। अब कई बार ये कम ऊर्जा का स्रोत न हमारे आसपास के लोग होते हैं, न ही सोशल मीडिया, बल्कि हमारा अपना अतीत होता है। और यहाँ पर हीलिंग यानी उपचार की भूमिका आती है। अतीत? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि कम ऊर्जा का कारण अक्सर वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत में छिपा होता है। बचपन का कोई घाव, स्कूल की कोई बेइज्जती, कोई विश्वासघात या कोई अपराध बोध जिसे हम आज तक अपने अंदर ढो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अतीत हमारी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? इसे ऐसे समझें कि हमारे अतीत के अनसुलझे दर्द हमारी ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालते हैं। हाँ, जैसे नदी के रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया हो। ये दिल के अंदर जमी बर्फ की तरह होते हैं जो हमारी ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं। और हीलिंग का मतलब है उस पत्थर को हटाना। उस पत्थर को हटाना या उस बर्फ को पिघलाना, यानी ऊर्जा को अनब्लॉक करना। लेकिन हीलिंग एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। लोग अक्सर अपने दर्द से बचना चाहते हैं, उसे दोबारा महसूस नहीं करना चाहते। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अपने दर्द को स्वीकार करना, उसे महसूस करना और उस पर काम करना, चाहे जर्नलिंग से, थेरेपी से या ध्यान से। यही असली सेल्फ लव है, कल्पना है। वाओ! इसका मतलब है कि आप कितनी भी सकारात्मक बातें सोच लें, अगर आपके अंदर अतीत का कोई गहरा जख्म है तो आपकी ऊर्जा उस सकारात्मकता को हकीकत में नहीं बदल पाएगी। वो जख्म लगातार आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींचता रहेगा। तो अब तक हमने समझा कि हमारी वाइब्रेशन क्या है,
सेल्फ लव क्यों जरूरी है और टॉक्सिक लोग और अतीत के घाव कैसे हमारी ऊर्जा को कम करते हैं। ये सब सैद्धांतिक रूप से बहुत मायने रखता है। चलिए अब बातचीत को सबसे जरूरी और व्यवहारिक हिस्से की ओर मोड़ते हैं। हाई वाइब्रेशन पाने के लिए हम असल में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रैक्टिकल टूल्स। किताब कई छोटे लेकिन शक्तिशाली उपकरणों पर जोर देती है। पहला क्या है? पहला है मॉर्निंग रिचुअल, यानी सुबह की सकारात्मक सेल्फ टॉक। ये सिर्फ 30 सेकंड की प्रैक्टिस है। सुबह उठते ही फोन उठाने से पहले खुद से आईने में देखकर या मन में बस 3 बातें कहनी है। मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। हाँ, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये आपके दिन के लिए एक मनोवैज्ञानिक टोन सेट करता है। मैंने इसे आजमाया है और सच कहूँ तो पहले 2 दिन बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ। होता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैंने पाया कि ये मेरे मूड को ईमेल के सैलाब में डूबने से पहले थोड़ा स्थिर कर देता है। और जिस तरह सुबह की शुरुआत जरूरी है, उसी तरह दिन का अंत भी। दूसरा टूल है नाइट रिचुअल, यानी कृतज्ञता का अभ्यास। सोने से ठीक पहले? हाँ, सोने से ठीक पहले मन में या कागज पर ऐसी 3 चीजों को सूचीबद्ध करना जिनके लिए कोई सच में आभारी है। ये छोटी से छोटी चीज हो सकती है, 1 कप अच्छी चाय, किसी दोस्त से हुई अच्छी बातचीत, या सिर्फ ये तथ्य कि आज आप स्वस्थ हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान कहता है कि कृतज्ञता हमारे दिमाग को कमी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में ले जाती है। तीसरा टूल थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। क्षमा, यानी इमोशनल डिटॉक्स। स्रोत में ये साफ बताया गया है कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को उनकी गलती की कैद से मुक्त करने के लिए है। ये बिल्कुल सही है। जब हम किसी के प्रति नाराजगी या गुस्सा रखते हैं, तो हम अपनी कीमती ऊर्जा और ध्यान को उस व्यक्ति या घटना से बांध देते हैं। हम उन्हें अपने दिमाग में मुफ्त में जगह दे रहे होते हैं। सही कहा। माफ करके हम उस बंधन को तोड़ते हैं और अपनी ऊर्जा को वापस पाते हैं, ताकि हम उसे अपने भविष्य के निर्माण में लगा सकें। ये एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण है। और चौथा टूल है दैनिक आदतें, यानी डेली वाइब्स। हमारी ऊर्जा सिर्फ बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी दैनिक आदतों से भी बनती है। जैसे अपना कमरा और बिस्तर साफ रखना। हाँ, ये आपके अवचेतन को एक संदेश देता है कि आप व्यवस्था और नियंत्रण में हैं। थोड़ी देर धूप में बैठना, स्वस्थ भोजन करना और दिन में कुछ समय फोन से दूर रहकर चुपचाप बैठना। और अंतिम 5वां टूल भविष्य से जुड़ा है, विजन सेटिंग, यानी स्पष्टता की वाइब्रेशन। हाँ। एक कागज पर ये लिखना कि एक आदर्श जीवन कैसा दिखता है, कैसा काम, कैसे रिश्ते, कैसी सेहत। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारी ऊर्जा को एक दिशा मिल जाती है। एक केंद्रित लेजर एक बिखरी हुई रोशनी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है ना? सही बात है। उसी तरह एक केंद्रित ऊर्जा अस्पष्ट ऊर्जा की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानने लगता है जो उस लक्ष्य से मेल खाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो कुछ मुख्य सबक सामने आते हैं। सबसे पहला, ब्रह्मांड हमारे शब्दों को नहीं, हमारी वाइब्रेशन को समझता है। दूसरा, सेल्फ लव कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल टूल है। अपनी आंतरिक बातचीत को ठीक किए बिना बाहरी दुनिया को ठीक नहीं किया जा सकता। तीसरा, नकारात्मक लोगों से सीमाएं बनाना जरूरी है। हमारी ऊर्जा एक कीमती संसाधन है और इसे सुरक्षित रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। चौथा सबक, हीलिंग के बिना हाई वाइब्स टिकती नहीं है। अतीत के घावों पर मरहम लगाना भविष्य के निर्माण का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और 5वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कोई महसूस करता है वैसा ही वो आकर्षित करता है। और इन सब का अंतिम निचोड़ एक लाइन में है, अपनी वाइब बदलो, लाइफ खुद बदल जाएगी। दोस्तों, ये थी गुड वाइब्स गुड लाइफ, वेक्स किंग की एक गहरी और व्यवहारिक समझ पर आधारित हमारी चर्चा। अंतिम संदेश यही है कि किसी की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिभा, पृष्ठभूमि या भाग्य नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और उसकी वाइब्रेशन है। तो अपनी वाइब्स को ऊंचा रखने और खुद से प्यार करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ब्रह्मांड को एक मौका देना चाहिए कि वो हमें हैरान कर सके। और जाते जाते एक विचार सबके लिए, ये सब ऊर्जा और विचारों के बारे में है, लेकिन क्या होगा अगर हमारा शरीर हमारा सबसे ईमानदार गाइड हो? दिलचस्प। आज रात सोने से पहले बस ये सोचें कि दिन भर में कौन सा एक पल था जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा ऊंची थी और कौन सा पल था जब सबसे नीची।
उन पलों में आपके शरीर को कैसा महसूस हो रहा था? क्या कंधे झुके थे या सीना चौड़ा था? सांस गहरी थी या उथली? शायद हमारी सच्ची प्रगति हमारे विचारों को ट्रैक करने में नहीं, बल्कि हमारे शरीर की ऊर्जा को महसूस करने और सुनने में छिपी है।